दोस्तों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय जनसंख्या भूगोल में प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सबसे पहले मार्क्स के सिद्धांत को देखा। बहुत ही छोटा सा वो वीडियो था, वहां पर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा कि बेसिकली मार्क्स कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो तो एक छोटा सा सिद्धांत था, लेकिन अब हम मेन टॉपिक्स पे आ रहे हैं जो फेमस हमारे थ्योरीज हैं। फेमस हमारी थ्योरीज जैसे कि माल्थस का सिद्धांत। तो आज के इस अध्याय में हम लोग माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत को देखेंगे। उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्या वो कहना चाह रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं जो भी सिद्धांत के बारे में उसके बारे में मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं उसकी व्याख्या करूंगा और थोड़ी सी आपको इसमें मेहनत करनी होगी कि आपको अपने शब्दों में उसे लिखना है। मैटर यहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा, बस उसको आपको अपने शब्दों में कन्वर्ट करके उसको एक लंबे आंसर का रूप देना है। क्योंकि अगर उतना लंबा लिख के अगर हम आपको बताने लगेंगे तो बहुत लंबा भी हो जाएगा और काफ़ी बोरिंग भी लगेगा। तो इसलिए मैंने इस प्रकार के एक मॉडल के रूप में इस मैटर को लिखा है, जिससे आसानी से समझ में भी आ जाए और बहुत ही कम शब्दों में हम अपनी बात को भी कह लें। तो स्टार्टिंग हम करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से, और इनका पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, और ये प्रथम व्यवस्थित सिद्धांत माना जाता है। जब हम लोग जनसंख्या भूगोल की हिस्ट्री थोड़ी देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आएगी, लेकिन यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि जनसंख्या भूगोल का एक ये प्रथम व्यवस्थित सिद्धांत है। तो कभी भी पूछा जाए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि कौन सा सिद्धांत प्रथम व्यवस्थित सिद्धांत है, तो माल्थस महोदय का जो ये थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, ये प्रथम व्यवस्थित सिद्धांत माना जाता है। 1798 में एक इनका लेख आया। तो पूरा नाम आपने देख लिया, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम के थे, और प्रथम व्यवस्थित सिद्धांत। अब हम इनके लेख की बात करते हैं। 1798 में एक लेख आता है, एसे ऑन पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट्स द फ्यूचर इंप्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। फिर से, एसे ऑन पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट्स द फ्यूचर इंप्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी, इसका शीर्षक था। लेकिन ये लेख माल्थस महोदय ने लिखा था, लेकिन उस पे इनका नाम नहीं था। ठीक, फिर 1803 में, 5 साल बाद, अपने नाम माल्थस के साथ, मतलब पहले वाले लेख में तो माल्थस नाम नहीं था, सिर्फ एक लेख इनका आ गया था, लेकिन जो सेकंड लेख इन्होंने पब्लिश किया उस पे इनका नाम भी था, और उसका शीर्षक था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये दो लेख आपको याद होने चाहिए। 1798 में एसे ऑन पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट्स द फ्यूचर इंप्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी, और दूसरा जिनका लेख है एन एसे ऑन द पॉपुलेशन, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये 1803 में आया था, इसीलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि इन्होंने अपना जो मेन कॉन्सेप्ट दिया वो 1803 में दिया। कुछ विद्वान मानते हैं कि 1798 में दिया। अब आपके सामने समस्या है कि आप सही किसे मानेंगे, अपने आंसर में लिखेंगे क्या, अगर कभी लॉन्ग आंसर आ जाता है इस पर लिखने को, क्योंकि अक्सर आपको मिल जाएगा ये लॉन्ग आंसर के रूप में ये क्वेश्चन। तो इससे बचने के लिए कुछ ना करिए, सीधे सीधे दोनों को लिख दीजिए। जो भी कॉपी चेक करेगा वो ये देख के खुश हो जाएगा कि आपने काफ़ी डीप स्टडी की है, आप दोनों को जान रहे हैं। तो आप ऐसे लिख दीजिए कि 1798 में पहली बार इन्होंने दिया, बट वहाँ पर अपना नाम नहीं लिखा था। 1803 में अपने नाम के साथ पब्लिश किया। दोनों का शीर्षक अलग अलग था। पहले वाले का शीर्षक है एसे ऑन पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट्स द फ्यूचर इंप्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी, और दूसरे वाले का शीर्षक है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये इनके दो लेख हैं। पहला लेख 1798 में, 1798 में, और दूसरा लेख उसके 5 साल बाद आता है 1803 में। तो यहाँ से आपका एक इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाता, लेकिन ऐसा सही नहीं है। कुछ इनके बारे में बेसिक जानना जरूरी है, जैसे कहाँ के थे तो वो हमने जान लिया, यूके के थे, पूरा नाम हमने देख लिया, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। तो एक आंसर को शुरू करने के लिए इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग मेन इनके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। उसके पहले अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इनका पूरा नाम और जो भी मैंने मॉडल बनाया है उसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोट्स में बना सकते हैं।
जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं बस उन्हीं को मैंने लिख दिया एक मॉडल के रूप में। और मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा, जो कुछ टॉपिक्स होते हैं वहाँ पर इस प्रकार के मॉडल बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि मॉडल बनाने से ये जो टॉपिक्स हैं बहुत आसानी से क्लियर हो जाते हैं। वहीं अगर मैं लंबा लंबा लिख देता बिल्कुल एक पन्ना भर के, तो वो चीज़ें उतनी समझ में ना आती। बट ये जो मॉडल है ये आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आपका क्लियर कर देगा मार्क्स महोदय के विषय में। दोस्तों, अब हम लोग इनके मेन कॉन्सेप्ट पे अगर बात करें तो बहुत ही छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है, 2 मिनट में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मॉडल को बस आप देखिए और सुनिए। सबसे पहले लिखा हुआ है जनसंख्या और खाद्य पूर्ति में संतुलन। तो ये ऐसी कल्पना करते हैं, मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है कि जनसंख्या और खाद्य पूर्ति मतलब लोगों को जो चाहिए खाद्यान्न, दोनों में संतुलन बना हुआ है। मतलब जितना खाद्यान्न है उसी रेशो में पॉपुलेशन है, कोई दिक्कत की स्थिति नहीं है। पॉपुलेशन में जो भी आपकी ग्रोथ हो रही है, जैसा कि लिखा भी हुआ है, वो गुणोत्तर दर से हो रही है। गुणोत्तर दर का मतलब होता है 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद फिर 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे होगा। लेकिन जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं इनकी जो ग्रोथ है ये समांतर दर से हो रही है, 1 2 3 4 5 6। दो टर्म आपको यहाँ पर दिमाग में रखने होंगे, एक तो गुणोत्तर दर और समांतर दर। और समझ में आपको आ ही रहा है कि जनसंख्या की जो ग्रोथ की जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज है पॉपुलेशन की, और वहीं जो हमारा खाद्य पदार्थ है उनकी जो ग्रोथ की जो रेट है वो उसकी अपेक्षा कम है, क्योंकि ये समांतर दर से हो रहा है। ये अगर 2 के बाद 3 पे पहुंचा तो ये 4 पे पहुंच जा रहा है, ये 5 पे पहुंचा तो ये 8 पे पहुंच जा रहा है, और ये 32 पे पहुंच जा रहा है तो ये अभी 6 पे ही रुका हुआ है। तो समांतर दर से धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट जो हमारी पॉपुलेशन है वो खाद्य पदार्थों की अपेक्षा गुणोत्तर दर से तेजी से बढ़ रही है। और इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं। मान लीजिए सबसे पहले इसको अगर हम एक व्यक्ति माने और खाद्य पदार्थ को हम एक रोटी माने, एक व्यक्ति के लिए एक रोटी, मतलब स्थिति ठीक है। 2 के लिए 2, यहाँ भी ठीक है। 4 के लिए 3, थोड़ी स्थिति अब बिगड़ना शुरू हो रही है यहाँ से, बट ठीक है फिर भी। अब यहाँ पर क्या होगा, 8 लोगों के लिए 5, फिर क्या होगा, सॉरी 8 लोगों के लिए 4, मतलब 8 लोग हैं, पॉपुलेशन मतलब 8 है, मैंने लोग लोग मतलब उसको आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए, 8 लोग, उनके लिए सिर्फ 5 रोटी। 16, 8 के लिए 4 है, सॉरी 16 के लिए 5, और जब ये जनसंख्या 32 अर्थात एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझें तो मान लीजिए लोग हो गए 32 और रोटी कितनी है 6। तो इस प्रकार से भी कई पुस्तकों में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, तो इससे भी आप इसे समझ सकते हैं कि शुरुआत में तो 2 तक तो दोनों का रेशियो ठीक है, संतुलन बना हुआ है, लेकिन 2 के बाद संतुलन बिगड़ना शुरू हो रहा है। ये 4 है तो ये आपका 3 है, ये 8 हो गया तो ये 5 है, ये 16 32। तो इस प्रकार से ये गुणोत्तर दर से इसमें ग्रोथ हो रही है और इसमें समांतर दर से ग्रोथ हो रही है, जैसा कि माल्थस महोदय ने अपने इस कॉन्सेप्ट में बताया है। फिर ये क्या बताएंगे कि असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी, जो कि आपको लग भी रहा है कि जब जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और उसकी अपेक्षा खाद्य पदार्थों की वृद्धि समांतर दर से है। तो 2 तक तो आपने देखा संतुलन बना हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जो संतुलन की स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होने लगेगी और असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। फिर क्या होगा कि उसकी समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे नियंत्रक क्रियाशील हो जाएंगे, और माल्थस के जो ये नियंत्रक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि माल्थस ने किन नियंत्रकों की बात की, तो आइए देख लेते हैं इसको भी। माल्थस महोदय के अनुसार 2 प्रकार के नियंत्रक होते हैं, प्राकृतिक नियंत्रक जैसे अकाल, महामारी, बाढ़, भूकंप आदि, और दूसरे कृत्रिम नियंत्रक जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, आत्म संयम, कृत्रिम साधनों का प्रयोग इत्यादि। और जब ये दोनों नियंत्रक क्रियाशील हो जाएंगे तो फिर एक समय आएगा कि जो संतुलन की स्थिति थी वो पुनः वापस हो जाएगी। अगर मैं फिर से आपको रिवाइज करवाऊं तो पहले संतुलन की स्थिति थी, सबसे ऊपर आपने देखा था, फिर क्या हुआ,
पॉपुलेशन में ग्रोथ गुणोत्तर दर से हुआ और खाद्य पदार्थों में समांतर दर से हुआ। फिर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई और इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे नियंत्रक क्रियाशील हो गए, और जब ये नियंत्रक क्रियाशील हो गए तो फिर संतुलन की स्थिति वापस आ गई। और ये नियंत्रक दो प्रकार के हैं, आपके प्राकृतिक नियंत्रक हैं और कृत्रिम नियंत्रक हैं। प्राकृतिक नियंत्रकों पर अगर हम ध्यान से देखें तो बाढ़, अकाल, महामारी, भूकंप इत्यादि हैं। महामारी इत्यादि आ गई, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, अकाल, बाढ़, भूकंप। और अगर आप इस समय इसका आंसर लिख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि जैसे वर्तमान समय जो चल रहा है 2020, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मई में 2020, तो ये कोरोना वायरस का एक टाइम पीरियड चल रहा है पूरे विश्व में और पूरा विश्व इससे परेशान है। तो ये किस में आएगा? अगर हम माल्थस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रखें तो ये आपका एक प्रकार का प्राकृतिक नियंत्रक है माल्थस के हिसाब से। अगर हम माल्थस के सिद्धांत को यहाँ पर रखें तो ये महामारी में आएगा और एक प्रकार का ये प्राकृतिक नियंत्रक है। और इससे क्या होगा? पॉपुलेशन में कमी आ रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है, आप देख ही रहे हैं। तो जिस भी से आप कॉन्सेप्ट को समझें उसको अपने सामान्य जीवन में अगर उसको अप्लाई करने का प्रयास करें तो ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे और इससे वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यही है इसका मेन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप पूरे मॉडल को एक स्लाइड में देख रहे हैं। फिर से अगर हम बता दें, संतुलन की स्थिति, इसमें गुणोत्तर वृद्धि हुई, इसमें समांतर वृद्धि हुई, असंतुलन हो गया, फिर क्रियाशील हुए नियंत्रक इसकी समस्या के निवारण के लिए, प्राकृतिक नियंत्रक, कृत्रिम नियंत्रक और फिर संतुलन की स्थिति आ गई। तो ये पूरा इसका एक मॉडल है। मैंने जैसे पहले भी बताया इंट्रो में भी कि मैंने वहाँ एक मॉडल के रूप में बताया है, आप उसकी अपने से व्याख्या करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर भी है। ये पूरा का पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप इसकी अच्छे से व्याख्या कर दीजिए और अगर इस मॉडल को बना देते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। समय कम है तो आप आसानी से इस मॉडल को बना सकते हैं और कम समय में बहुत ही एक अच्छा सटीक उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हम एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे। मेन कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, इंट्रोडक्शन समझ लिया, वास्तव में इतना पर्याप्त है। सबसे चीज़ मेन कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेन कॉन्सेप्ट होती है, जो कि आप लोग का क्लियर हो गया। लेकिन अक्सर पूछा जाता है कि माल्थस की क्या मान्यताएं थी, तो आइए उसको भी देख लिया जाए। माल्थस की दोस्तों 3 मान्यताएं थी। पहली मान्यता ये थी कि वो ये मानते थे, उनकी जो मान्यताएं हैं उसमें पहली मान्यता ये है कि मनुष्य में काम वासना यथा स्थिर रहती है और उनमें जो संतानोत्पत्ति की इच्छा है वो भी स्वाभाविक ही होती है, पहली मान्यता। दूसरी मान्यता ये है कि आर्थिक समृद्धि और संतानोत्पत्ति में सीधा संबंध होता है। और तीसरी मान्यता इनकी है कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। उत्पत्ति ह्रास का नियम एग्रीकल्चर या कृषि में लागू होता है। तो ये 3 इनकी मान्यताएं हैं। मान्यताओं की बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी लॉन्ग आंसर इत्यादि इस पे आते हैं तो अगर आप मान्यता की व्याख्या करने लगेंगे तो मेन कॉन्सेप्ट से आप तो भटक जाएंगे। इसीलिए मेन आपका फोकस होना चाहिए इनकी इंट्रो पे। इनकी दोनों जो लेख हमने देखे वो इम्पोर्टेंट हैं और जो इनका मेन कॉन्सेप्ट है, अर्थात गुणोत्तर वृद्धि, समांतर वृद्धि, असंतुलन, कृत्रिम नियंत्रक, प्राकृतिक नियंत्रक, फिर संतुलन की स्थिति का आना, ये इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मान्यता को भी आप स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं। जब इनके सिद्धांत को बताएं तो शुरू में बता दें कि इनकी निम्नलिखित मान्यताएं थी, और मान्यता को बताने के बाद फिर अपने सिद्धांत को आप लिखना शुरू करें। तो मान्यता वाला जो भी मैंने बताया इसको आप वहाँ जोड़ दीजिएगा, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि मान्यताओं के साथ आप बताइए, तो मान्यता भी आपने देख ली। 3 इनकी ये मान्यताएं हैं। अगर हम इनकी आलोचना को देखें, क्योंकि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आलोचना भी लिखनी पड़ती है, तो उसमें पहली आलोचना ये है कि तकनीकी विकास की उपेक्षा। प्रोफेसर कैनन जैसे जो विद्वान है वो ये मानते हैं कि जैसे अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने साथ मुंह तो लाता है भोजन करने के लिए, लेकिन काम करने के लिए हाथ भी लेके आता है, अर्थात
तो ये तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया, लेकिन वास्तविकता भी ये है कि मनुष्य तकनीकी रूप इससे इतना कुशल हो चुका है कि ये सारी चीज़ें उस पर फर्क नहीं डाल पाएंगे और वो इतना प्रोडक्शन कर सकता है कि उसका भरण पोषण हो सके। तो कहीं ना कहीं मनुष्य के तकनीकी विकास की उपेक्षा की गई है। जनसंख्या वृद्धि सदैव हानिकारक नहीं होती। कुछ ऐसे देश हैं जो अंडर पॉपुलेशन वाली स्थिति में है, वहां के लिए तो जनसंख्या वृद्धि हानिकारक नहीं है। कृत्रिम नियंत्रण अव्यवहारिक। माल्थस जैसे जो विद्वान है, माल्थस स्वयं आत्मसंयम पर ज्यादा जोर देते हैं और गर्भपात इत्यादि का विरोध करते हैं। लेकिन पिछले 100 वर्षों में जिन देशों में भी पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी आई है, वो निश्चित रूप से इन्हीं कारकों के माध्यम से आई है। सिद्धांत का सर्वव्यापक न होना। बहुत सारे देशों में ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये नहीं लागू हो पाता है। हर जगह के लिए ये सटीक नहीं है और इसकी जो बातें हैं वो कल्पनाशील लगती है कि इस प्रकार से जनसंख्या में समांतर वृद्धि जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि होगी और खाद्य पदार्थों में समांतर वृद्धि होगी। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये काफी कल्पना से भरी हुई लगती हैं, वास्तविकता से दूर लगती हैं। और जो इनकी मान्यताएं जो कि अभी हमने देखी कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होता है और आपका संतान उत्पत्ति और आर्थिक समृद्धि में सीधा संबंध होता है और काम वासना यथास्थिर होती है और उसी के कारण संतानोत्पत्ति की इच्छा भी स्वाभाविक होती है। ये सारी जो बातें ये बताए हैं ये भी मान्यताएं उतनी सटीक नहीं है, ये भी कल्पनाशील है और गलत मान्यताएं हैं। हर जगह ये चीजें लागू नहीं होती। तो इस प्रकार से 5-6 पॉइंट्स आप इनकी आलोचना में लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल से इनकी आलोचना है। यद्यपि सिद्धांत बहुत ही अच्छा है और काफी अच्छे से जनसंख्या की वृद्धि को बताता है। जिस समय सिद्धांत आया हमने शुरुआत में ही देखा था, पहला व्यवस्थित सिद्धांत माना जाता है और पहला ही सिद्धांत काफी ये फेमस हुआ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है पॉपुलेशन की। लेकिन जैसे हर सिद्धांत की आलोचना होती है वैसे ही इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई जो कि हमने देखी। तो इसमें से आपको जो भी कुछ, वैसे पॉइंट्स तो सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन समय अगर कम रहे आपके पास तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे तकनीकी विकास की उपेक्षा और जनसंख्या वृद्धि सदैव हानिकारक नहीं होती, मान्यताओं का गलत होना, ये कुछ 3-4 पॉइंट इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे अगर आपको ये 6 के 6 पॉइंट याद हो जाते हैं तब तो बहुत सही है। और इस प्रकार से माल्थस महोदय की जनसंख्या का जो ये सिद्धांत था ये हमारा यहीं पर पूर्ण हुआ। हम लोगों ने स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन से फिर हम लोगों ने इनके मेन कॉन्सेप्ट को देखा, इनकी मान्यताओं को समझा और इनकी आलोचना को हमने देखा। अब मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इसको लिख लेंगे और जब भी इस प्रकार का माल्थस से संबंधित कोई भी प्रश्न, अगर छोटा प्रश्न आता है, अक्सर कुछ छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटे प्रश्न में हम कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि 100 वर्ड में आता है माल्थस का कॉन्सेप्ट लिखने के लिए, तो आप जैसा मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि माल्थस महोदय एक बहुत ही प्रसिद्ध, इनका जो सिद्धांत है काफी फेमस है और 1798 में इनका एक लेख आया, फिर 1803 में लेख आया। दोनों लेखों के आप नाम लिख देंगे। फिर इनके सिर्फ आप मेन कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, वहां बहुत सारी चीजें नहीं बताएंगे क्योंकि वहां आपको सिर्फ 100 वर्ड्स में लिखना है। और अगर कभी लॉन्ग आंसर आता है तब तो आपको इंट्रोडक्शन, मान्यताएं, मेन कॉन्सेप्ट और आलोचना, ये चारों चीजें क्रम से लिखनी होंगी। अर्थात सबसे पहले इंट्रो आएगा, फिर इनकी मान्यताएं आएंगी, फिर आप इनके मेन कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जहाँ ये जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में जो वृद्धि हो रही है उसकी तुलना करते हैं और असंतुलन इत्यादि की बात करते हैं और देन आखिरी में आप इनकी आलोचना पर आएंगे। इसको खत्म करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। माल्थस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, वो ये है कि प्रकृति की खाने की मेज सीमित अतिथियों के लिए है, अतः बिना निमंत्रण के आने वालों को अवश्य ही भूखों मरना पड़ेगा। ये कथन मैं एक जगह पढ़ रहा था माल्थस की थ्योरी को, संभवतः वो समाजशास्त्र की बुक थी और माल्थस का ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह पर पढ़ा जाता है, जनसंख्या भूगोल में भी पढ़ा जाता है, समाजशास्त्र में भी पढ़ा जाता है। तो वहां पर मुझे ये कथन मिला तो मुझे लगा कि ये कथन भी आपको बता देना चाहिए, जिससे कि जब भी आप माल्थस का ये कॉन्सेप्ट है, माल्थस का जो सिद्धांत है कभी भी आता है तो आप इस कथन का वहां पर यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के कथन
आपके आंसर को और अच्छा बनाते हैं। तो ये कथन कि प्रकृति की खाने की मेज सीमित अतिथियों के लिए है, अतः बिना निमंत्रण के आने वालों को अवश्य ही भूखों मरना पड़ेगा। ये कथन कहीं ना कहीं इनके कॉन्सेप्ट को ही एक छोटे रूप में बता रहा है। तो ये इनका कथन आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। मित्रों, ये माल्थस की थ्योरी का एक ग्राफ है। इस ग्राफ को मैं आपको वहाँ पर बताना भूल गया था, इसलिए मैं यहाँ पर इसे बता रहा हूँ। इसे आप मेन थ्योरी में ऐड कर लेंगे, अर्थात जब लॉन्ग आंसर आएगा तो आप उस मेन कॉन्सेप्ट को बता के जो हमने बताया है फिर आप इसको बना देंगे। इसमें ये बताया गया है कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो गुणोत्तर दर से बढ़ रही है, और जो हमारा फूड है, जो प्रोडक्शन है फूड का, वो समांतर दर से बढ़ रहा है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। और एक टर्म और यूज़ हुआ है, माल्थूजियन कैटास्ट्रॉफी। इसका मतलब होता है कि यह वह स्थिति है जहाँ से अब दोनों में अंतर बढ़ने लगता है, अर्थात फूड में, खाद्यान्न में और जनसंख्या में जो रेशियो है अब धीरे धीरे उनका अंतर बढ़ने लगता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि खाद्यान्न की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उसके मुकाबले जो पॉपुलेशन है वो बहुत आगे निकल जाती है। तो आप जहाँ पर माल्थूजियन कैटास्ट्रॉफी लिखा है वहाँ पर आप देख रहे हैं उसके ऊपर पॉपुलेशन तीव्र गति से बढ़ी है और फूड का प्रोडक्शन तो समांतर दर से हो रहा है। तो इसे ही कहते हैं माल्थूजियन कैटास्ट्रॉफी। एक और क्वांटिटी को दिखाया गया है, एक और टाइम को दिखाया गया है। और माल्थूजियन कैटास्ट्रॉफी के ऊपर जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे दोनों में जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है, और फूड समांतर दर से बढ़ रहा है और जो हमारी पॉपुलेशन है वो गुणोत्तर दर से बढ़ रही है। तो ये है माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। मित्रों, इस प्रकार माल्थस के इस चैप्टर में इतना ही। अब आगे हम लोग जनसंख्या के रोस्टोव महोदय के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और यह देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या बताया है। उनका आर्थिक सिद्धांत है, अर्थव्यवस्था से उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जुड़े रहिए। आगे हम लोग रोस्टोव का अध्ययन करेंगे।